स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, उसमें पहला पार्ट है एस्टीमेशन, पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब। तो देखिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते किसको हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द अननोन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन बाय यूजिंग द सैम्पल इंफॉर्मेशन, यानी पॉपुलेशन के जो अननोन पैरामीटर हैं, अननोन कैरेक्टर हैं, उसके बारे में कोई नतीजा निकालना, इन्फ्रेंस ड्रा करना, किसकी मदद से, बाय यूजिंग द सैम्पल इंफॉर्मेशन, सैम्पल में जो मौजूद है इंफॉर्मेशन उसकी मदद से। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम होगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसकी मिसाल ऐसे लिख लें कि कॉलेज का जो एवरेज है, एवरेज हाइट या एवरेज एज लिख लें, बच्चों का एवरेज एज हमें मालूम नहीं है, हमारे पूरे कॉलेज के बच्चों का एवरेज एज मालूम नहीं। अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पूरे कॉलेज के बच्चों का तो हाइट नाप नहीं सकते, तो हम थोड़े से लोगों का सैंपल लेंगे। जब हम थोड़े से लोगों का सैंपल ले लेंगे तो उस सैंपल के बेसिस पर हम उस सैंपल से हाइट लेंगे और उस सैंपल के बेसिस पर हम रिज़ल्ट ड्रा करेंगे। फ़र्ज़ करें सैंपल लिया और हम लोगों ने एवरेज फाइंड किया और एवरेज आपके पास आ गया कि एवरेज एज हमारे पास 19 साल के स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलेज में मौजूद हैं, जबकि पॉपुलेशन का एवरेज यानी म्यू वो अननोन था, वो हम फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि पूरे कॉलेज के हाइट या सारे बच्चों का एज फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पॉपुलेशन की जगह हम लोगों ने सैंपल यूज़ किया और सैंपल से रिज़ल्ट ही आ गया। अब इस रिज़ल्ट को मैं पॉपुलेशन के ऊपर इम्पोज करूं, क्योंकि हम लोगों ने सैंपल लिया था और सैंपल का रिज़ल्ट आया जी 19 ईयर एज है हमारा एवरेज। तो अब मैं कहूँगा कि हमारे पूरे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एज, एवरेज एज 19 ईयर है। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम हो जाएगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, यानी पॉपुलेशन का एवरेज अननोन था, पैरामीटर अननोन था, उसको सैंपल के ज़रिए हम लोगों ने फाइंड किया और फिर उसी रिज़ल्ट को पॉपुलेशन के लिए रिज़ल्ट को यूज़ किया, पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा की, पॉपुलेशन के बारे में कोई नतीजा निकाला कि पॉपुलेशन का एवरेज 19 ईयर एज है सैंपल के बेसिस पर। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर एरियाज। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है एस्टिमेशन, दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो एस्टिमेशन क्या चीज़ है जनाब, देखें, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट्स फॉर अननोन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन, यानी सैंपल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर के बारे में कोई चीज़ सिर्फ कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ये एस्टिमेशन है। ऊपर जो अभी हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में पढ़ा, वहाँ क्या था, कैलकुलेट करने के बाद हम पॉपुलेशन के बारे में रिज़ल्ट भी ड्रा कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है कि पॉपुलेशन का एवरेज अननोन था तो उसको हम लोगों ने सैंपल के एवरेज के ज़रिए कैलकुलेट कर लिया। अब सैंपल का एवरेज कैलकुलेट कर लिया, हमें चाहिए था पॉपुलेशन का एवरेज, लेकिन हम लोगों ने सैंपल का एवरेज कैलकुलेट कर लिया, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एस्टिमेशन। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और एस्टिमेशन में क्या फ़र्क हो गया। देखिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में भी यही चीज़ है कि पॉपुलेशन के अननोन चीज़ों को, अननोन एवरेज को सैंपल के ज़रिए फाइंड किया जाए, लेकिन जब फाइंड करके हम आगे कुछ ना कहें तो ये प्रोसेस एस्टिमेशन हो गया। अब सैंपल फाइंड करके जो रिज़ल्ट आया, अब हम इसको इम्पोज करें पॉपुलेशन के ऊपर कि जी हमारा पॉपुलेशन का एवरेज भी 19 ईयर है, तब इस पूरे प्रोसेस का नाम होगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी ना कहें, हमें पॉपुलेशन का अननोन पैरामीटर सैंपल के ज़रिए फाइंड कर लिया, बस फाइंड करके स्टॉप कर दें, तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे एस्टिमेशन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एस्टिमेशन के 2 हिस्से हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये कुछ चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एस्टिमेटर किसको कहा जाता है? द रूल, लॉ, फार्मूला, यानी रूल हो या लॉ हो या कोई फार्मूला
विच इज़ यूज्ड इन सैम्पल, जो कि सैम्पल के ऊपर अप्लाई होता है, टू कैलकुलेट द अननोन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एस्टीमेटर। यानी जो फार्मूला आपने यूज़ किया पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर को फाइंड करने के लिए किस पे अप्लाई करके, सैम्पल पे। जिस तरह पॉपुलेशन का अननोन पैरामीटर म्यू था, हम लोगों ने सैम्पल के लिए एक्स बार का फार्मूला यूज़ किया। अब ये जो एक्स बार का फार्मूला है आपके पास, एक्स बार जैसे भी आपने फाइंड किया, तो ये जो फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, ये फार्मूला आपके पास एस्टीमेटर बन जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला यूज़ हुआ है किसके लिए, अननोन पैरामीटर को फाइंड करने के लिए। तो जो फार्मूला यूज़ हो रहा है उस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, एस्टीमेटर। अच्छा, अगला है एस्टीमेट्स। द न्यूमेरिकल रिजल्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग फार्मूला ऑन सैम्पल फॉर अननोन पैरामीटर इज़ कॉल्ड एस्टीमेट्स। यानी यहाँ पे एस्टीमेशन प्रोसेस के दौरान जो आपको रिज़ल्ट आया है, न्यूमेरिकल रिज़ल्ट, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एस्टीमेट्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन बातें हो गई, एक प्रोसेस है, एक फार्मूला है, एक रिज़ल्ट है। जो रिज़ल्ट है वो किसके लिए है, अननोन पैरामीटर के लिए। कहाँ से आया है, सैम्पल से आया है। यानी सैम्पल से जो रिज़ल्ट आया है किसके लिए आया था, पॉपुलेशन अननोन पैरामीटर के लिए, पॉपुलेशन के पैरामीटर के लिए, पॉपुलेशन के अननोन कैरेक्टर के लिए। तो उस न्यूमेरिकल आंसर को हम एस्टीमेट्स कहेंगे। उस न्यूमेरिकल आंसर को हासिल करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया गया है उसको एस्टीमेटर कहेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को एस्टीमेशन कहेंगे। अब एस्टीमेशन करने के बाद अगर हम इस रिज़ल्ट को पॉपुलेशन के ऊपर इम्पोज कर दें कि जी सैम्पल का जो रिज़ल्ट है पॉपुलेशन का भी ऐसा ही रिज़ल्ट होगा, सैम्पल का एवरेज 19 है, पॉपुलेशन का एवरेज भी 19 होगा, तो ये प्रोसेस फिर हो जाएगा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तीन चीज़ें हो गई कि एक पूरा बड़ा सा प्रोसेस है जो पॉपुलेशन के बारे में इम्पोज किया जाता है, एक ये कि पॉपुलेशन के लिए अननोन चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया जाता है, दूसरा कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, तीसरा फार्मूले का जो रिज़ल्ट आता है। तो जो रिज़ल्ट है उसको एस्टीमेट्स कहा जाएगा, जो फार्मूला है उसको एस्टीमेटर कहा जाएगा। कि पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर के लिए जो चीज़ें आपने सैम्पल से कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस था उसको एस्टीमेशन करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जब आप पॉपुलेशन पे इसको इम्पोज करेंगे तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बन। नेक्स्ट आपके पास अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एस्टीमेशन के दो टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टीमेशन और इंटरवल एस्टीमेशन। तो पॉइंट एस्टीमेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ एस्टीमेशन इन विच वी गेट सिंगल न्यूमेरिकल रिजल्ट इज कॉल्ड point estimation, or the process in which we calculate the non-parameter by using the sample information and we get single result। कि हम लोगों को अगर पॉपुलेशन का पैरामीटर के लिए, यानी पॉपुलेशन का म्यू, जिसे अभी पीछे चेक किया कि पॉपुलेशन का एवरेज म्यू अननोन था, उसको हम लोगों ने, ये पॉपुलेशन के लिए था, उसको हम लोगों ने क्या किया, सैंपल के ज़रिए एक्स बार के ज़रिए फाइंड किया और आंसर आया था 19। तो ये देखिए ये सिंगल आंसर आया था। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट एस्टीमेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरवल एस्टीमेशन, द प्रोसेस इन विच वी कैलकुलेट द अननोन पैरामीटर बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन एंड वी गेट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड इंटरवल एस्टीमेशन। अब यहाँ क्या है, अगर हम लोगों को पॉपुलेशन के अननोन पैरामीटर के बारे में सैंपल के ज़रिए जो चीज़ कैलकुलेट किया, अगर वो सिंगल आंसर मिला, ऐसा फार्मूला यूज़ हुआ है कि सिंगल आंसर मिला, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट एस्टीमेशन। और अगर हम लोगों ने कोई ऐसा फार्मूला यूज़ किया है जिससे हमें रिज़ल्ट इस तरह मिल जाए कि जी एवरेज एज है 19 से लेकर के 22 ईयर्स तक। अब देखिए ये एक इंटरवल के फॉर्म में हमें आंसर मिल गया है। ये आंसर, अब ऐसा फार्मूला यूज़ हुआ यहाँ पे कि इंटरवल के बारे में मिल गया कि अननोन पैरामीटर पे के लिए हम लोगों ने सैंपल पे एक ऐसा फार्मूला यूज़ किया जिससे आंसर इंटरवल के फॉर्म में मिल गया। तो इस प्रोसेस को इंटरवल एस्टीमेशन कहेंगे।
अच्छा, एस्टीमेटर तो हमारे पास अभी भी ऐसे पढ़ें कि फार्मूला जो है जिसका पॉपुलेशन का एवरेज अननोन है, तो आप पढ़ चुके हैं कि सैंपल का एवरेज हम फाइंड करेंगे। तो सैंपल का एवरेज ऑलरेडी आप जानते हैं कि 5 किस्म के टाइप्स के एवरेज होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। अब इनमें से कौन सा एक दूसरे के कंपेयर अच्छा है, ख़राब तो कोई नहीं है, लेकिन कौन सा ज़्यादा बेहतर है, हम किसको यूज़ करें। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्राइटेरिया फॉर गुड पॉइंट एस्टीमेटर्स। देयर आर 4 बेसिक क्राइटेरियाज: अनबाइसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। अब चारों में से बाज़ फार्मूले हैं वो चारों को सेटिस्फाइड करते हैं, बाज़ फार्मूले 2 को सेटिस्फाइड करेंगे, बाज़ फार्मूले किसी को नहीं करेंगे। जो किसी को नहीं करेगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब है, इसका मतलब है कि वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा नहीं है, वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब अगर एक फार्मूला वो 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है और दूसरा फार्मूला 3 को सेटिस्फाइड करता है, तो 3 को सेटिस्फाइड करने वाला ज़्यादा अच्छा है, 2 को सेटिस्फाइड करने वाला उसकी निस्बत कम अच्छा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अनबाइसनेस। ये क्या चीज़ है? बाइस कहते हैं एरर को, अनबाइसनेस मीन मतलब नो एरर। एन एस्टीमेटर इज सेड टू बी अनबाइस्ड। उसको अनबाइस्ड कब कहेंगे? इफ़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू इट्स पैरामीटर। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मतलब जी? एक्सपेक्टेशन आप रैंडम वेरिएबल 7 नंबर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर उस वेरिएबल का, उस एस्टीमेटर का, यानी जो फार्मूला है, जैसे एक्स बार फार्मूला है, उसका एक्सपेक्टेशन लें और वो उसके पैरामीटर के बराबर आ जाए, तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास अनबाइस्डनेस है। फॉर एग्जांपल लिख देंगे, इसको एक्सप्लेन किया गया आगे कि लेट थीटा हेड इज़ एन एस्टीमेटर फॉर द पैरामीटर थीटा। अगर हमारे पास अननोन पैरामीटर थीटा है, उसके लिए सैंपल फार्मूला थीटा हेड है, देन थीटा हेड इज सेड टू बी अनबाइस्ड इफ़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू इट्स पैरामीटर। मैथमेटिकली देखें यहाँ लिखा गया है कि ई ऑफ थीटा हेड, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड, हेड लग गया, इसका मतलब एस्टीमेटर है, हम लोगों ने इसको सैंपल पे अप्लाई करना, फार्मूला सैंपल का है कि एस्टीमेटर, इसको हम सैंपल स्टेटिस्टिक भी कहते हैं। एस्टीमेटर का एक्सपेक्टेशन अगर इक्वल टू थीटा है तो हम इसको कहेंगे कि थीटा हेड इज़, फिर हम क्या कहेंगे? थीटा हेड इज़ बाइस्ड। अगर ये इक्वल ना हुआ, सॉरी ये अगर इक्वल है तो हम इसको कहेंगे अनबाइस्ड है, यानी नो एरर है। और अगर ये इक्वल न हुआ, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड इज़ नॉट इक्वल टू थीटा, तो हम कहेंगे कि ये थीटा हेड क्या है? वो बाइस्ड होगा, उसके अंदर एरर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, देखें सैंपल मीन एक्स बार जो है वो अनबाइस्ड है फॉर पॉपुलेशन मीन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू की इक्वल है, तो एक्स बार जो होगा वो अनबाइस्ड होगा। सैंपल वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर, देखिए ये स्मॉल एस स्क्वायर आपने पहले जो पढ़ा था वो कैपिटल एस स्क्वायर का पढ़ा था। तो स्मॉल और कैपिटल एस स्क्वायर में फ़र्क क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एस स्क्वायर अगर कैपिटल है तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये कैपिटल एस स्क्वायर है। और अगर स्मॉल एस स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होगा, सेम फार्मूला है, देखें, सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन की बजाय एन माइनस 1 हो जाएगा। बस स्मॉल स्क्वायर में ये फ़र्क है आपके पास। तो देखिए स्मॉल स्क्वायर के बारे में कहा गया है कि सैंपल वेरिएंस स्मॉल स्क्वायर इज अनबाइस्ड एस्टीमेटर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए ये क्या है? अनबाइस्ड है। सैंपल प्रोपोर्शन पी हेड इज अनबाइस्ड फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पीटा है पी हेड इज पी, यानी कि पी हेड सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो आपके लिए अनबाइस्ड है। प्रोपोर्शन क्या होता है? वो ऐसा है कि फर्ज कर लें कि आपके पास एक रोटी है, आपने उससे एक टुकड़ा खा लिया, 4 टुकड़ा किया और एक टुकड़ा खा लिया, तो आपने कितना प्रोपोर्शन खाया? तो उसको हम कहेंगे 1/4 प्रोपोर्शन आप खा चुके हैं। बाकी कितना प्रोपोर्शन बच गया? 1/3/4 प्रोपोर्शन बाकी बच गया। अब आपके क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और 10 फीमेल्स हैं,
तो फीमेल का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 10/50 और मेल का प्रोपोर्शन हो जाएगा 40/50। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड बराबर ना हो तो फिर तो हम पढ़ चुके हैं कि बाइस्ड होगा, एरर होगा, लेकिन फिर इक्वल ना हो तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड लेस देन थीटा होगा, तो देन थीटा हेड विल बी नेगेटिवली बाइस्ड एंड इट इज़ अंडर एस्टिमेशन। और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड ग्रेटर देन थीटा हुआ तो देन थीटा हेड विल बी पॉजिटिवली बाइस्ड एंड इट इज़ ओवर एस्टिमेशन। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को देखते जनाब, लेट T1 एंड T2 आर टू अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर पैरामीटर θ1 एंड θ2। आपके पास दो पैरामीटर है पॉपुलेशन के जो कि अननोन है, एक θ1 और एक θ2। तो θ1 के लिए जो सैंपल से आप कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटर वो T1 होगा और θ2 के लिए जो कैलकुलेट करेंगे वो T2 होगा। अब हम T1 को कहेंगे T1 इज सेड टू बी एफिशिएंट। T1 को T2 की निस्बत एफिशिएंट कब कहेंगे? इफ़ वेरिएंस ऑफ T1 इज़ लेस देन वेरिएंस ऑफ T2, के T1 का वेरिएंस लेस हुआ T2 के वेरिएंस से तो T1 एफिशिएंट होगा। अगर T2 का वेरिएंस लेस हुआ तो T2 एफिशिएंट होगा। यानी जो एस्टीमेट, लेकिन इनके लिए देखें यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। एफिशिएंसी के लिए कंडीशन क्या है जी? अनबाइज्ड होना लाजमी है। एफिशिएंसी के लिए अनबाइज्ड होना लाजमी है कि दोनों के दोनों अनबाइज्ड हों, उसके बाद हम देखेंगे दोनों में से जिसका वेरिएंस कम होगा वो एफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल, सैंपल मीन एक्स बार इज़ मोर एफिशिएंट फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू एज़ कंपेयर टू सैंपल मीडियन। यानी मीन भी एक एवरेज है, मीडियन भी एक एवरेज है, लेकिन मीन जो है ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कंपेयर टू मीडियन। और दोनों के दोनों पहले हम चेक करते हैं कि अनबाइज्ड है, दोनों के दोनों अनबाइज्ड हैं, लेकिन मीन ज़्यादा एफिशिएंट है, उसका वेरिएंस कम होता है और मीडियन का वेरिएंस ज़्यादा होता है।